जो बातें अभी तक छोटे मोटे बीजेपी के आईटी सेलिया और टटपूंजिए बोल रहे थे, वही बातें अब बीजेपी के महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स ने और बकायदा इनकी लॉबी ने बोलनी शुरू कर दी है। सैफ अली खान एक ड्रामा कर रहे थे। यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, और बकायदा टूल किट भी इसके ऊपर चल रहा है, अभी एक्सपोज भी करूंगा इसको। यहां पर नितेश राणे हैं जो कि महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, बीजेपी के पोर्ट्स के ये मंत्री हैं। इन्होंने ये बात बोली है कि सैफ अली खान के ऊपर जो अटैक हुआ है वो असली अटैक भी था या फिर एक नकली एक्टिंग यहां पर वो कर रहे थे। यहां पर नितेश राणे ने सवाल उठाया है उनके अटैक की वास्तविकता के ऊपर। ये कह रहे हैं कि एक्टिंग हो रही है। सबसे पहली चीज यहां पर निकल कर ये आती है कि सैफ अली खान के ऊपर जो अटैक हुआ, जो उनको स्टैब किया गया, वो ऐसा नहीं सिर्फ सैफ अली खान ने या फिर करीना कपूर खान ने यहां पर ये बात बोली है। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये बात बोली है, पुलिस ने ये बात बोली है, और डॉक्टर्स ने बकायदा उसका इलाज किया है, सर्जरीज हुई है उसके ऊपर। सिर्फ हवाई यहां पर बात नहीं है, कोई प्रताप सारंगी वाला केस नहीं है कि बैंडेज बड़ी होती चली जा रही है। इसके अलावा नितेश राणे का ये कहना है कि सैफ अली खान एक्टिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। अरे भैया, एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? एक्टिंग करने के लिए सैफ अली खान की कोई जरूरत नहीं है, जब हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री साक्षात यहां पर स्कूल ऑफ एक्टिंग चलाने का काम कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज निकलकर यहां पर ये आती है कि ये बीजेपी के महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, बीजेपी की अपनी वहां सरकार है, उनकी अपनी वहां पर पुलिस है। अगर सैफ अली खान नाटक कर ही रहे हैं तो वहां की पुलिस उनको एक्सपोज क्यों नहीं कर रही? कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि सैफ अली खान रिलीज हो चुके हैं और वो बकायदा आराम से चलते हुए बाहर आए। इसके ऊपर किस तरीके से सवाल खड़े करे जा रहे थे। जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो एक कमेंट उसमें आया, मैंने देखा, एंड काफी एप्ट वो कमेंट मुझे लगा। उस कमेंट में लिखा हुआ था कि जब सैफ अली खान स्टैब होने के बाद नॉर्मली गए, ऑटो में बैठ करके हॉस्पिटल गए, उन्होंने अपने आप को वहां जाके एडमिट करवाया, तो आखिरकार सर्जरी होने के बाद वो क्या स्ट्रेचर पे वापस आते? जो बंदा स्टैब होने के बाद नॉर्मली चल करके जा रहा है, वो सर्जरी होने के बाद और रिकवर करने के बाद भी डेफिनेटली चलकर ही आएगा ना। यहां पर कॉमन सेंस लगाओ। अब ये बात सिर्फ एक बंदा नहीं कह रहा, अर्नब ने तो इसके ऊपर पूरा शो बना करके रख दिया और 10-15 सवाल यहां पर पूछे हैं, आगे चल के उसको भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है संजय निरुपम। इन्होंने भी सवाल उठाए सैफ अली खान के इस अटैक के ऊपर। संजय निरुपम सेड that despite reports of 2.5-inch knife wound and 6 hour surgery, सैफ अली खान managed to return home just 4 days later। इतने बड़े अटैक के बाद भी 4 दिन बाद ही सैफ अली खान घर वापस कैसे आ गए? अरे अगर सैफ अली खान 4 दिन बाद आ ही गए और सैफ अली खान झूठ बोल ही रहे हैं यहां पर, तो तुम्हारी अपनी पुलिस क्या वहां पर छैया कर रही है? अपनी पुलिस को बोलो ना, सैफ अली खान को एक्सपोज करें पूरी तरीके से। अब संजय निरुपम ने यह बात तो नहीं बोली कि सैफ अली खान एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन टेढ़ी तरीके से इस बात को बोला और ये कहा है कि सैफ अली खान की इतनी जल्दी रिकवरी यहां पर कैसे हो गई। 2.5 इंच के नाइफ से उनको अटैक किया गया था, 6 घंटे तक उनकी सर्जरी यहां पर चली थी, तो आखिरकार 4 दिन में वो चलते फिरते कैसे नजर आ रहे हैं? इस चीज के ऊपर हैरानगी जताई है संजय निरुपम ने। इनफैक्ट संजय निरुपम का यहां पर यह भी कहना है कि ये जो अटैक था, कहीं इसको बड़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखाया गया, जो हमलावर था इसको जानबूझकर कहीं खूंखार तो नहीं दिखाया गया है। ये सब चीजें किसी और ने नहीं बताई हैं, बल्कि आपकी अपने स्टेट में आपकी अपनी पुलिस ने बताई हैं। क्यों आखिरकार इस तरीके का कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट किया जा रहा है? अगर झूठ बोला ही गया तो उसको आज ही एक्सपोज करो। इनफैक्ट जो बातें संजय निरुपम यहां पर बोल रहे हो पूरी तरीके से बेसलेस है। मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था कि अपोलो के एक न्यूरो सर्जन है, उन्होंने बताया था कि क्या 3 रीजन है जिसकी वजह से सैफ जो है चलते फिरते इस टाइम पर नजर आ रहे हैं। पहला रीजन ये है कि जो नाइफ था उससे उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बच गई थी, बाय चांस, फॉर्चुनेटली बच गई थी। इनको तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों ही बच गई जैसे उनकी स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा रीजन यहां पर ये बताया गया था अपोलो के न्यूरो सर्जन द्वारा कि ये जो सर्जरी थी ये बहुत ही अच्छे तरीके से वहां के सर्जन ने कैरी आउट करी, डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। तीसरा रीजन उन्होंने ये बताया कि सैफ अली खान रेगुलरली वर्कआउट करते थे और बहुत ज्यादा फिट थे पहले से, और उससे उनको रिकवरी में काफी ज्यादा वहां पर हेल्प मिली। ये 3 रीजन बताए गए थे, लेकिन इन अक्ल के कोल्हुओं को कौन समझाए ये बात? इनके हिसाब से प्रताप सारंगी को बहुत बड़ी इंजरी हो चुकी थी, यहां पर बहुत चोट उनको लग गई थी। क्या हुआ था उनके साथ? वो नॉर्मली गिरे थे 1-2 सीढ़ियों से। लेकिन सैफ अली खान जिनके ऊपर 6 बार हमला किया गया, वो एक्टिंग कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज वो एक एक्टर हैं तो वो एक्टिंग कर रहे हैं। अब जरा आप मुझे खुले दिमाग से एक बात बताओ, सैफ अली खान कोई ऐसा तो है नहीं कोई गिरा मरा आदमी या फिर उसके पास कोई पैसे वगैरह नहीं है। सैफ अली खान ने बहुत फिल्म्स करी हैं, उनका एक प्रोडक्शन हाउस है, उनके होटल वगैरह, उनके और भी बिजनेस हैं। सैफ अली खान को पैसे की क्लियरली यहाँ पर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ करीना कपूर भी हैं, उनके पास भी काफी अपनी वेल्थ है। ऐसे में दोनों जो हैं उनको ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर कंगना रनौत के साथ ऐसा कुछ होता, जो कि मैं नहीं चाहता कि कभी भी हो फ्यूचर में, लेकिन अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता तो उसको ड्रामे की कैटेगरी में डाला जा सकता था। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कंगना रनौत या फिर किसी भी और अगर एक्टर के साथ, विवेक ओबरॉय
रॉय, किसी को भी उठा करके देख लो, अगर उनके साथ ऐसी कोई चीज होती तो मैं या फिर कोई भी और इंसान ऐसी बात बोलने में 100 बार हिचकिचाते और 100 बार क्रॉस चेक करते या फिर 100 लूप होल्स ढूंढते, तब इस तरीके के कोई क्लेम यहां पर करते। लेकिन ये लोग बिना किसी बेस के ऊपर, बिना किसी लूप होल के ऊपर यहां पर क्लेम कर रहे हैं, वो भी इनकी अपनी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद। ऐसा नहीं है कि यहां पर बंगाल की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी या फिर तेलंगाना की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तमिलनाडु की पुलिस कर रही थी, इनकी अपनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। और अब आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर भी, ये कल शाम की न्यूज है जहां पर पता चला है कि पुलिस रिकवर्स थर्ड पार्ट ऑफ द नाइफ यूज्ड टू अटैक सैफ अली खान। मतलब पुलिस यहां पर उस नाइफ के पार्ट्स को रिकवर करने का काम करे जिससे सैफ अली खान को अटैक किया गया है। अटैकर को यहां पर ऑलरेडी सामने लेकर के आ चुकी है, कई अटैकर इनफैक्ट सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के अपने लोग और मिनिस्टर लेवल के लोग जो कि अपने महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, वो इस तरीके की बेसलेस क्लेम्स यहां पर कर रहे हैं कि सैफ अली खान यहां पर एक्टिंग कर रहे थे, उनके साथ सच में कुछ हुआ ही नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ इतनी सी है कि सैफ अली खान है और सैफ अली खान पहले से इनके काफी ज्यादा टारगेट पे रह चुके हैं। सैफ अली खान ने जब करीना कपूर से शादी करी थी तब उसको लव जिहाद का नाम दिया गया था। सैफ अली खान ने जब अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तब उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। वो सब छोड़ दो, थोड़े दिन पहले तक कुमार विश्वास तैमूर को यहां पर टारगेट करने का काम कर रहा था। इससे क्लियर हो जाता है कि सैफ अली खान से ये लोग क्यों आखिरकार नफरत करते थे, ज्यादा नफरत करते हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कल को अगर किसी राइट विंगर एक्टर के साथ इस तरीके की चीज हो जाती है तो क्या हम में से कोई भी यूट्यूब पे जो जर्नलिज्म कर रहे हैं वो लोग इस तरीके के बेसलेस क्लेम्स करेंगे? डेफिनेटली यहां पर नहीं करेंगे। प्रताप सारंगी का केस यहां पर आप उठा करके देख लो, 100 लूप होल्स थे, क्लियरली दिखाई दे रहा था कि बैंडेज पहले छोटी है फिर बड़ी होती चली जा रही है और फालतू में बात का बतंगड़ दिख रहा था इन द फेस। उसके बाद ये क्लेम किया गया था कि यहां पर प्रताप सारंगी एक ड्रामा कर रहे हैं, एक एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरीके से हुए किसी सीरियस अटैक में यहां पर एक्टिंग उसको बोला जाएगा? डेफिनेटली कभी भी नहीं बोला जाएगा और ये बात मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं। लेकिन ये लोग बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। इनफैक्ट अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं अर्नब गोस्वामी, ये प्राइम टाइम शो बना रहा है भाई। हमारे देश के जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर बात नहीं कर रहे कि 18,000 इंडियंस को डिपोर्ट करा जाने वाला है अमेरिका से इंडिया, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो अटैक हुआ था वो एक्टिंग लग रही है, कुछ तो उसमें दाल में काला लग रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये प्राइम टाइम शो है मिस्टर अर्बन गोस्वामी का। ये भाई साहब 10 सवाल लेकर के आए कि आखिरकार जब सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ तो करीना कपूर कहां थी, करीना कपूर सैफ अली खान को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर के गई, वो बंदा जिसको बांग्लादेशी बताया जा रहा है वो सैफ अली खान के हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में कैसे घुसा, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब फालतू की चीजें बीजेपी आईटी सेल को उठा करके कॉपी पेस्ट करके इस अर्बन गोस्वामी ने एक प्राइम टाइम शो बना दिया। ये है हमारे देश के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट। इनफैक्ट ये सिर्फ एक तरीका नहीं, इसके अलावा सैफ अली खान को हर तरफ से इस टाइम पर घेरने की कोशिश चल रही है क्योंकि सैफ अली खान यहां पर जिंदा बच के वापस आ गए हैं, शायद उनका वही दोष होगा। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको भी काफी चटकारे लेकर बताया जा रहा है। सैफ अली खान प्रॉपर्टी वर्थ 15,000 करोड़ में कम अंडर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। सैफ अली खान की एक प्रॉपर्टी है 15,000 करोड़ की जो कि अब सरकार के कब्जे में आ सकती है और ऐसा हो सकता है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की वजह से। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसके ओनर्स जो है हमारे एनिमी कंट्री यानी कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उस प्रॉपर्टी को हमारे देश की सरकार जो है अपने कब्जे में यहां पर ले सकती है। इस एक्ट में यह भी कहा जाता है कि कोई भी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि एनिमी कंट्री के किसी भी यहां पर सिटीजन ने किया हो उसको वॉइड माना जा सकता है सरकार के द्वारा एंड उसको अपने कब्जे में लिया जा सकता है। अब यहां पर सैफ अली खान की इस प्रॉपर्टी के बारे में कहा जाता है कि सैफ अली खान की एक मौसी थी या फिर उनकी एक रिलेटिव थी जो कि पार्टीशन के समय में पाकिस्तान चली गई थी और उसकी वजह से यहां पर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में आती है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर बहुत जल्द आ सकती है। अब इसको भी लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश चल रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में जब्त हुई होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि जब पार्टीशन हुआ है तो डेफिनेटली इस तरीके की चीजें हमारे देश में हुई होंगी, देखने को मिली होंगी। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं ये है क्रिएटली जो कि कपिल मिश्रा का अपना एक पेज है, इन्होंने न्यूज शेयर करी है और लिखा हुआ है नवाब की नवाबी खत्म होने वाली है। मतलब सैफ अली खान से खुंदस किस तरीके से निकाली जाए, किस हद तक ये लोग जा सकते हैं यहां पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इन लोगों का बस नहीं चल रहा, वरना सैफ अली खान से बदला लेने के लिए ये लोग तैमूर को भी सरेआम अटैक करना शुरू कर देंगे। किसी लेवल की कोई शर्म कोई हया इन लोगों के अंदर बचा नहीं। अब जरा आप खुद सोचो, हम लोगों को कंगना रनौत पसंद नहीं है और कंगना रनौत कट्टर यहां पर राइट विंगर है, कट्टर यहां पर मोदी भक्त है, बिल्कुल इलॉजिकल बातें करती है। लेकिन कंगना रनौत के जो भांजे भतीजे या फिर कोई भी उनकी फैमिली मेंबर है, क्या कभी आपने मुझे देखा है उनको यहां पर टारगेट करते हुए?
मैंने कभी करा भी नहीं और आगे भी कभी करने नहीं वाला। इनफैक्ट कुमार विश्वास और पता नहीं कितने दर्जनों ऐसे लोग होंगे जिनके घर में बच्चे होंगे। अक्षय कुमार के बेटे से लेकर अजय देवगन के बच्चे पता नहीं कौन कौन है, लेकिन क्या उनको कभी भी यहां पर अटैक किया जाता है मेरे चैनल के ऊपर या फिर मेरे जैसे किसी भी और चैनल के ऊपर? डेफिनेटली कभी भी नहीं करा जाएगा। और अगर वो इस प्रॉब्लम की घड़ी में होंगे तो क्या कभी उनको अटैक किया जाएगा? सोचो अक्षय कुमार के ऊपर भगवान ना करे कभी इस तरीके का अटैक हो जाए, तो उसके बाद क्या अक्षय कुमार के उस अटैक के ऊपर मैं सवाल उठाऊंगा या फिर मेरे जैसे और लोग जो हैं वो सवाल उठाएंगे? कतई भी नहीं उठाने वाले। इनफैक्ट अक्षय कुमार के साथ फुल सिंपैथी, फुल सपोर्ट दिखाने का काम करेंगे और यही चाहेंगे कि उनका जो अटैकर है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके ऊपर सख्त से चार्जेस लगे और उसको जेल के अंदर डाला जा सके। यहां पर तो पूरा जश्न चल रहा है। इनफैक्ट वो जो बंदा है उसके ऊपर अभी तक अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस क्यों नहीं लगे ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन यहां पर फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि ये अटैक हुआ नहीं है, तो सिर्फ ड्रामा किया गया है। जब एक तरफ तुम्हारी अपनी पुलिस सारी बातें समझा रही है, अपने आप सारी बातें, अपने सारे स्टेटमेंट्स बोल रही है, तो आखिरकार तुम्हारे अपने सरकार के लोग इस तरीके कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि किसी की भी नजरों में ये न्यूज ना सामने आ जाए 18,000 इंडियंस को जो कि इलीगली इस टाइम पर अमेरिका में है उनको वहां पर से डिपोर्ट करने की बातें चल रही हैं। मास डिपोर्टेशन की ड्राइव एक शुरू होने वाली है एंड ये एक ऐसी चीज है जो कि ट्रंप के आने से पहले एंटिसिपेट करी जा रही थी कि मास डिपोर्टेशन होंगे ट्रंप के आने के बाद एंड इंडियंस का नंबर इसमें काफी ज्यादा होगा। और जब इंडियंस की बात यहां पर आती है तो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, गुजरात के सबसे ज्यादा लोग हैं। आपको दिखाना चाहता हूं फिर से एक बार, जो लोग पकड़े जाते हैं इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हुए उसमें से आधे से ज्यादा लोग जो होते हैं गुजरात के लोग होते हैं। मतलब मोदी जी के अपने गुजराती मोदी जी को छोड़ करके यहां से अमेरिका भाग रहे हैं, वहां जाकर पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब उनको वापस मोदी जी के पास भेजा जाएगा। लेकिन कितनी बड़ी खबर है अपने आप में, ये सोचो। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूं, इंडिया ने भी इस चीज को अग्री कर लिया है और अब इंडिया ये कह रहा है, एस जयशंकर का स्टेटमेंट है कि ओपन टू लेजिटिमेट रिटर्न ऑफ इंडियंस लिविंग इलीगली, यानी कि अगर लेजिटिमेट तरीके से इन इंडियंस को रिटर्न किया जाएगा वापस इनके देश में तो उसके लिए पूरी तरीके से ओपन है। बड़ी बड़ी बातें यहां पर करी जा रही हैं, लेकिन एक्चुअली में दिल्ली में, नई दिल्ली में इसको लेकर के काफी ज्यादा टेंशन है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोग इलीगली यहां से अमेरिका जा रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग गुजरात के लोग हैं। और अगर गुजरात के लोग ना भी हो, किसी भी और पार्ट के लोग हों, तो ये हमारे देश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है कि अगर हमारे देश के सिटीजन जा रहे हैं यहां से अमेरिका और एक रोजगार के अवसर को पाने के लिए जा रहे हैं, अपनी मेहनत से दो रोटी कमाने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तो उनको वहां से वापस भेज दिया जाएगा। और अगर लीगली वो यहां से वहां जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी रास्ते और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अगर H1B वीजा की यहां पर बात करी जाए तो ट्रंप इसके ऊपर पहले ही अपना स्टैंड बता चुके हैं। वो काफी ज्यादा टफ है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं इसके ऊपर नॉर्म्स। और अगर H1B वीजा इजीली नहीं मिलेगा तो इंडियंस का अमेरिका जाने का जो ड्रीम है वो पूरी तरीके से चकनाचूर होने वाला है। अब यहाँ पर मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज है जिससे सब लोग अफेक्ट होने वाले हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि लेफ्टिस्ट यहाँ पर अफेक्टेड होंगे, यहाँ पर चाहे किसी भी आइडियोलॉजी के आप हो, यहाँ पर बुरी तरीके से अफेक्ट होने वाले हो इस पूरे के पूरे एक्शन के बाद। अब जहां पर एक तरफ मास डिपोर्टेशन की बात चल रही है, सबसे बड़ी चीज है कि आखिरकार मोदी और अमित शाह इसके ऊपर खामोश क्यों बैठे हुए हैं। मोदी जी जो कि कहते हैं कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, अपने परिवार के लोगों को वापस भेजा जा रहा है वहां से और उनको इलीगल बुलाया जा रहा है। इनफैक्ट वहां पर एक एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो चुका है। इंडियंस को देख करके मेरी काफी लोगों से बात हुई है जो कि ये कह रहे हैं कि अमेरिकन अगर यहाँ पर इंडियंस को देख भी रहे हैं तो एक नैरेटिव बन चुका है कि इंडियंस तो इलीगली ही यहाँ पर आए होंगे, चाहे वो लीगली वहां पर जाकर के बैठे हुए, लेकिन फिर भी उनको इस नजर से देखा जा रहा है जैसे कि ये लोग इलीगली यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये ठीक वैसे जैसे कि हमारे देश में कुछ लोग, एक खास कम्युनिटी के लोगों को ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आए या फिर ये बांग्लादेश से आए, ये बाहर के देशों से आए हुए हैं, इस तरीके की बातें यूज करी जाती है। और अब फाइनली वो लोग जो है इस चीज को खुद यहां पर एक्सपीरियंस करने का काम कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं एक बार को कि इलीगली किसी भी कंट्री में एंटर करना पूरी तरीके से गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी रीजन से इलीगली यहां से वहां जा रहे होंगे ना। रीजन क्या है आपको बता देना चाहता हूं। जो वहां की मिनिमम वेजेस भी है वो है $60 to $100, यानी कि 6,000 रुपए से 8,000 रुपए आपको वहां पर इजीली कमाने को मिल सकते हैं अगर आप वहां पर किसी पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो, किसी ग्रोसरी शॉप पे काम कर रहे हो, अगर आप वहां पर उबर चलाने का काम कर रहे हो तो आप $4,500 एक महीने के कमा सकते हो। $4,500 पता है कितने होते हैं? $4,500 का मतलब होता है लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास। वहीं अगर इंडिया की बात करी जाए तो उबर ड्राइवर्स की क्या हालत है, उसके अलावा ग्रोसरी स्टोर या फिर जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो लेबर का काम करते हैं लोग, उनकी कितनी बुरी हालत है। एक तो उनके लिए कोई वेजेस प्रॉपर यहाँ पर नहीं, उसके अलावा जो वेजेस होती है उसके भी पैसे, उसका भुगतान उनको ठीक तरीके से नहीं करा जाता। एंड इसी सब रीजन की वजह से एक आदमी जो है ये ड्रीम देखता है कि वो इंडिया से बाहर कहीं पर जाके बस जाए
एंड वो ड्रीम अब जो है पूरी तरीके से चकनाचूर होने वाला है। जहां पर एक तरफ ट्रंप का स्टेप है और मोदी इसके ऊपर बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। ट्रंप का अपने आप को चड्डी बड्डी यहां पर बता रहे थे, लेकिन अब मुंह से आवाज नहीं इनके निकल रही। वहीं दूसरी तरफ एक और आपको न्यूज दिखाना चाहता हूं। ट्रंप ने आते ही बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर रोक लगाने का काम कर दिया था एंड इसकी वजह से इतने ज्यादा प्रेशर में है वहां के लोग। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज है कि अपने बच्चों की जो डिलीवरीज है वो प्री टर्म करवा रहे हैं यहां पर, यानी कि समय से पहले बच्चों की डिलीवरी कराई जा रही है, जिससे कि वो इस क्राइटेरिया में फॉल ना हो। ट्रंप ने जो यहां पर ऑर्डर दिया है बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने का, वो 20 फरवरी से लागू होने वाला है। और अब जो माताएं प्रेग्नेंट हैं वहां पर, जो इंडियन हैं, वो इस टाइम पर प्री टर्म डिलीवरीज करा रही हैं, यानी कि जल्दी बच्चों को पैदा कर रही हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ना ही मां के लिए हेल्दी है और ना ही बच्चे के लिए हेल्दी है। लेकिन क्योंकि वो इतने प्रेशर में इस टाइम पर जी रहे हैं, इसलिए ये प्री टर्म डिलीवरीज कराई जा रही हैं। लेकिन इसके बारे में मोदी और शाह या फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक भी बात बोल के नहीं दे रहे। सोचो, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को यहाँ पे। अब जहां पर इस न्यूज की वजह से एक टेंशन है, साफ साफ देखा जा सकता है मोदी गवर्नमेंट के अंदर, वहीं इस चीज को छुपाने के लिए बीजेपी आईटी सेल और मोदी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, छुपाया जा रहा है, इसको कवर अप किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं। फीजी के प्राइम मिनिस्टर से मोदी जी की तारीफ कराई जा रही है। अभी कल का ये वीडियो इसको लेकर के बीजेपी आईटी सेल एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी को ट्रंप ने नहीं बुलाया, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन मोदी जी जो है उनका इंटरनेशनल डंका बज रहा है। स्क्रीन पे फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, ये बीजेपी आईटी सेल का ही एक अकाउंट है क्रिएटली नाम से। इसने लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ फीजी हैज टर्म्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज द रियल बॉस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का बॉस बताया है मोदी जी को। किसने? फीजी के प्राइम मिनिस्टर ने। अबे फीजी कहां पर है, ये आधे लोगों को बीजेपी के पता नहीं होगा, ढूंढ नहीं पाएंगे ग्लोब के ऊपर। Prime Minister Modi is Boss Sahab. Boss Sahab, thank you. I greet you and keep looking at Fiji. We are a friend. It is a great venture in the right direction for the world, not only for Hindus and not only for India. अभी फीजी के प्राइम मिनिस्टर है जो कि मोदी को बॉस साहब बोल रहे हैं। इन्होंने बॉस साहब बोला है मोदी जी को, लेकिन क्रिएटली और इसके जैसे दर्जनों अकाउंट जो कि बीजेपी आईटी सेल के अंडर आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि फीजी के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को ये कहा है कि वो वर्ल्ड के बॉस हैं। कई बार भी आपको सुनाई दिया कि इस बंदे ने बोला कि वर्ल्ड के बॉस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, फालतू का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अगर फीजी के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को वर्ल्ड का बॉस बोल भी दिया है, तो इससे आखिरकार अमेरिका में जो इंडियंस बैठे हुए हैं जिनको डिपोर्ट किया जाने वाला है, उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो जाती हैं? जो ट्रंप ने मोदी जी को अपने इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया, अंबानी को बुला लिया, दुनिया जहान के लोगों को बुला लिया, वो मैटर आखिरकार यहां पर से कैसे साफ हो जाता है? इसके अलावा एक और न्यूज है जिसको यूज करके अब पूरा फजीता जो है ढकने का काम किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस गए हुए हैं और वहां पर जाकर वो कितने सारे यहां पर पैसे, कितने सारे एमओयू लेकर आ रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये भी बातें सिर्फ हवा हवाई हैं। अभी सारी पोल खोल के आपके सामने रखता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाया जा रहा है कि दावोस में गए हुए हैं देवेंद्र फडणवीस और वहां पर एमओयू पे एमओयू साइन करे जा रहे हैं, इतने सारे पैसे लेकर के आ गए हैं। लेकिन अब आपको इन एमओयूज की सच्चाइयां बताने लगता हूं। एक एमओयू जिसके बारे में बार बार बातें करी जा रही है, वो है जेएसडब्ल्यू के साथ, कि जेएसडब्ल्यू के साथ 3 लाख करोड़ का एमओयू कर लिया गया है। जेएसडब्ल्यू यानी कि जिंदल स्टील के बारे में यहां पर बात करी जा रही है। जिंदल स्टील एक इंडियन कंपनी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम है। अगर आपको एक इंडियन कंपनी के साथ एमओयू करना ही था, तो आपको दावोस जाने की जरूरत क्या थी? दावोस जाने का मतलब यह है कि आप वर्ल्ड से फंडिंग लेकर के आओ, वर्ल्ड की कंपनीज को लेकर के महाराष्ट्र में सेटअप करने का काम करो। लेकिन नहीं, ये अपनी इंडियन कंपनीज के जाकर के वहां पर एमओयू साइन कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं, आपको दिखाना चाहता हूं एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और इन्होंने शेयर किया हुआ है एमओयू 53। कितने सारे एमओयू कर दिए, 43,000 करोड़ का एमओयू है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने के रहेजा कॉर्पोरेशन के साथ यहां पर साइन किया है। अगेन, के रहेजा कॉर्पोरेशन जो है ये इंडिया की कंपनी है, बाहर की कंपनी नहीं है। और इसके साथ एमओयू इंडिया में भी तो साइन हो सकता था, इसके लिए दावोस जाने की क्या जरूरत है? मतलब टैक्स पेयर के पैसे पे ये लोग दावोस जा रहे हैं, वहां पर जाके अपनी इज्जत चमकाने का काम कर रहे हैं, वहां पर फ्री में रह रहे हैं, वहां पर फ्री में खा रहे हैं और वहां पर इंडिया को या फिर महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां से इनको पैसे लेकर के आने चाहिए थे, लेकिन वहां पर ये वो काम कर रहे हैं जो कि इनको महाराष्ट्र के अंदर बैठकर ऑलरेडी किए जाने चाहिए थे। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाया गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ भी 3 लाख करोड़ का एक एमओयू साइन किया गया है। अब रिलायंस के साथ एमओयू साइन करने के लिए दावोस क्यों गए थे?
मुकेश अंबानी को अपने घर बुला लेते, अनंत अंबानी वंतारा अपने घर बुला लेते। साफ दिखाई दे रहा है कि डाइवर्जन क्रिएट करने की यहां पर कोशिशें करी जा रही है। मोदी जी की जो इमेज खराब हो चुकी है इंटरनेशनल इमेज के नाम पर, उसको बचाने का काम यहां पर किया जा रहा है। मोदी जी को ट्रंप ने नहीं बुलाया, उसके बदले कहीं पर फिजी के पीएम से तारीफ करवा रहे हैं, कहीं पर दूसरी तरफ दावोस में इतने सारे हम फंडिंग ले आए, इसकी बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी बातें जो है ढकोसलेबाजी है, इसके ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही जो मास डिपोटेशन ड्राइव होने वाली है शुरू, इसके बारे में हमारे देश का मीडिया कहां पर है आखिरकार? अंजना ओम कश्यप नकली ट्रंप से अभी थोड़े दिन पहले बातचीत कर रही थी, लेकिन अगर असली ट्रंप से बातचीत कर लेती ना वहां पर जाकर के, तो ट्रंप उनको भी वहां से डिपोर्ट करा देते। और ये अकेली नहीं, इस तरीके की ना जाने ऐसी दर्जनों ऐसी खबरें जिसके ऊपर डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए यहां पर सैफ अली खान के मैटर को एक कंफ्यूजन की तरह यहां पर पेश किया जा रहा है। साथ में सैफ अली खान से जो खुंदस निकल रही है, उसमें तो मजे इन लोगों को यहां पर आ ही रहे हैं। लेकिन सवाल बनकर यहां पर खड़ा होता है कि इस सबसे आखिरकार हमारे समाज में जो सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रश्न उठना चाहिए, उसको आखिरकार कौन आंसर करने वाला है? अगर सैफ अली खान ड्रामा कर रहे थे तो पुलिस क्या कर रही थी आखिरकार इतने दिनों से? और अगर सैफ अली खान ड्रामा नहीं कर रहे थे तो मुंबई को क्या एक सेफ सिटी माना जा सकता है? मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर ठीक तरीके से चल रहा है क्या? इस बात को माना जा सकता है बीजेपी के अंडर? इस बात को आखिरकार कौन आंसर करेगा? आंसर कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन सवाल पूछने वाले कब सवाल पूछेंगे? क्योंकि सवाल पूछने वाले खुद यहां पर ये थ्योरीज पेश कर रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर अटैक नहीं हुआ है, सैफ अली खान एक ड्रामा कर रहे थे। सब के सब मिले हुए हैं पूरी तरीके से और आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अब वैसे आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है सारा सिनेरियो देख करके। अपनी भड़ास को कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो किस बात की वेट कर रहे हो? ये लोग फेक न्यूज फैलाते चले जाएंगे, ये लोग रुकने नहीं वाले। ऐसे में आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि हमारे जैसे लोग जो कि सच बोल रहे हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और उनकी वीडियोस को लाइक करो, जिससे कि इनका जो झूठ है वो किसी लेवल पर रुकने का काम हो। यहां पर मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।